महाराष्ट्र में जो है जितने 100% केसेस शेड्यूल कास्ट जो रजिस्टर करते हैं एफआईआर करते हैं उसके सिर्फ 5% को पनिशमेंट मिलती है और 95% फ्री होते हैं। और ये रेशियो यदि आप देखेंगे यूपी में 30% है और राज्य में और भी ज़्यादा है और महाराष्ट्र लेवल पे लगभग 25% है। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट क्यों है? इसका कारण ये है कि जो जो प्रशासन है उस प्रशासन में जातिवादी टेंडेंसीज है। जहाँ तक एट्रोसिटीज का सवाल है, वो एट्रोसिटी इसलिए भी हो रही है कि ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है, पंप अप किया जा रहा है। उसका असर लोगों पे हो रहा है और एट्रोसिटी जो है वो बढ़ रही है। और मेरा मेरा प्रिडिक्शन ये है कि एट्रोसिटी दलित के बारे में बढ़ेगी। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। वर्तमान में जब देश के सर्वोच्च संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र के परभनी में संविधान का अपमान हुआ। जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उस प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और पीसीआर में एक कार्यकर्ता की जान दी गई। इन सब के बीच में देश के गृहमंत्री अमित शाह का एक बयान आया, अंबेडकर 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 अंबेडकर, और उसके बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया। इन सब के बीच इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच इस देश के प्रमुख अर्थशास्त्री, विचारक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुब्रत होरात सर हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब संसद में चर्चा हो रही थी संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर, और उसी समय परभनी में एक घटना हुई, संविधान का अपमान हुआ। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने कहा कि शायद ये व्यक्ति अ, whimsical है, इसलिए शायद इसने ऐसा किया होगा। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। उसके बाद में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। एक कार्यकर्ता संतोष सूर्यवंशी, जो एलएलबी की स्टडी कर रहा था, उसकी जान दी गई। और दूसरी तरफ हमने संसद में देखा कि किस तरह से देश गृहमंत्री अमित शाह जी बाबा साहब के बारे में जो कुछ बोले। इन तमाम मुद्दों पर जब हम चर्चा करते हैं, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संविधान जब हम कहते हैं कि सर्वोपरि है, सबके लिए सर्वमान्य है, सबको उसे दिशा दी है, उसके बावजूद भी संविधान का ये जब अपमान होता है, तो क्या सच में ये माना जाए कि देश में संविधान से ही शासन चल रहा है, या संविधान किसी विशेष वर्ग के लिए ही है? अ, ये आपने सही इशू डिस्कशन के लिया है कॉमन। अब हम देखते हैं कि परभनी में जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसको डैमेज किया। हाँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस देश के गृह मंत्री जिस तरह से एक तरीके से बड़े अलग एटीट्यूड के साथ ये जो आप अम्बेडकर का अम्बेडकर अम्बेडकर आप नाम लेते हो और उनको ऊपर उठाते हो, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। ये एक नेगेटिव भावना रखी। हाँ, ये नेगेटिव। दोनों बातें उसमें समझ में आती हैं। तो एक तो ये है कि एक पर्टिकुलर पार्टी और सरकार के लीडर जो सेकंड इन कमांड है, और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को हानि पहुंचाई जा रही है। मेरा ख्याल है दोनों बातें जो है वो एक ही स्थिति के कॉन्सिक्वेंसेस है। हाँ। पहला मुद्दा जो है, जो होम मिनिस्टर ने जो जिस प्रकार से बाबा साहेब की एक तरीके से विडंबना की, और सबसे गंभीर बात यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन कर रहे हो 2 दिन हाँ। तक। उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो रोल है उसको हाईलाइट कर रहे हो, उसको एप्रिशिएट कर रहे हो। और यहाँ होम मंत्री है, ये होम मिनिस्टर है जो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को विडंबना के रूप में पेश करते हैं, बोलते हैं। इसका कारण ये है, जो मुझे लगता है वो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए, और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि जो सरकार है, ये अभी की सरकार और इस वाली सरकार, वो एक विशिष्ट विचारधारा को मानने वाली सरकार है। वो विचारधारा जो है वो एक तरीके से ब्राह्मणिज़्म की विचारधारा है।
और जो ब्राह्मणिकल विचारधारा है, जो घटना के सारे जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में है। घटना को ब्राह्मणिज्म का आधार होना चाहिए, इसकी कोशिश 1950 में की है। श्याम प्रसाद मुखर्जी और जो लोग हैं उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं माना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ओके। जो इस प्रिंसिपल पे घटना को बनाया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर घटना चलेगी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या ड्राफ्ट था वो? उनका ये था कि जो हिंदू महासभा का ड्राफ्ट था कि वो घटना में हमारी जो पुरानी संस्कृति है, ओके। उसके विचार और उसके सिंबल वो आ जाए। ओ और आप देखेंगे कि वो वैसा हुआ नहीं। धर्म के आधार पे कुछ भी उसमें बात नहीं हुई, लेकिन जो सिंबल, सेकुलर सिंबल थे, ये वो बुद्धिज्म से लिए, चक्र भी लिया और हॉर्सेस, ये सिंह का, 3 सिंह का जो लिया है, तो उससे और नाराजगी थी। कोशिश ये भी की है कि फ्लैग जो है वो भगवा हो। आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर से मिलने गए थे भारत का डेलीगेशन कि भाई हाँ। भगवा झंडा होना चाहिए, लेकिन ये कोई बात नहीं की। तो इससे नाराज़गी है, और सावरकर ने और गोलकर ने, इन सब लोगों ने ओपनली लिखा हुआ है कि ये जो घटना है, ये घटना में हमारी जो ट्रेडिशन है, और वो ट्रेडिशन बेसिकली ब्राह्मणिज़्म की ट्रेडिशन है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये वो लगातार कहते आ रहे हैं, और घटना को फिर बदलने की बात तो मुश्किल है अभी इस स्तर पे, लेकिन बदलने की बात हुई है। और जो साइड की जो लीडरशिप है या यूथ है, उनके तरफ से बहुत सारी चीज़ें कहलवाई गई है कि मनुस्मृति आधार होना चाहिए, गीता आधार होना चाहिए, और फिर ओपनली कह रहे हैं कि राम राज्य होना होना चाहिए, चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र चाहिए। और राम राज्य में उसकी इसका कोई एहसास नहीं है कि राम राज्य में जाति व्यवस्था को सपोर्ट किया था और जस्टिफाई किया था। तो मुझे, मेरा ब्रीफ में कहने का मतलब ये है कि ये जो सरकार है और एक विशिष्ट पर्टिकुलर पार्टी है, ये ब्राह्मणिज़्म के जो धार्मिक और सामाजिक प्रिंसिपल है, उसको वो घटना का हिस्सा बनाना चाहती है, और नहीं है इसलिए वो नाराज़ थे। तो इसलिए उन्होंने ये किया है कि घटना के खिलाफ, घटना के विरुद्ध में बहुत सारे उनके जो विचार है वो प्रैक्टिस में लाए हैं। अच्छा। तो आप देखेंगे सेवरल लेवल पे वो उस तरह के हैं। एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस प्लेसेस जो है वो विशिष्ट आइडियोलॉजी की, आरएसएस के आइडियोलॉजी के लोग हैं, हाँ। तो उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है। और बहुत सारे फंक्शन में आप देखेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और कि वेद पठन करके किया जा रहा है। आपको पता है कि जब नई बिल्डिंग में किया तो क्या शोक दिया था। वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन थी, वो भारतीय ट्रेडिशन तो थी नहीं। राइट। भारतीय ट्रेडिशन में तो बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, सिखिज़्म भी है। हाँ। लेकिन वहाँ तो पूरा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन थी, और उसको उसको सेलिब्रेट करके हाँ। उसको उसमें एंट्री हुई। तो ब्रीफ में कहना मेरा मतलब ये है कि जो शाह बोल रहे थे, वो अपने दिल की बात बोल रहे थे। वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो निकल आई। निकल आई बात। यस। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं निकल नहीं आई। जब वो जिस लोगों ने उनको करेक्टली ऑब्ज़र्व किया है, तो वो पढ़ के बस वो पेपर में लिखा हुआ था, वो पढ़ के बोल रहे थे। हाँ। तो इसका मतलब ये इट वाज़ ऑन पर्पस। पर्पस और किया जो है। है मन बना लिया था कि भई इसको इसको पेश करके देखो इसका क्या असर क्या होता है। ऐसा होता है, क्या रिएक्शन तो होता है? ये जो घटना के बारे में हुआ है, ये इस पार्टी की जो विचारधारा है, वही विचारधारा होम मिनिस्टर ने व्यक्त की है, वही विचारधारा प्राइम मिनिस्टर भी व्यक्त करते हैं, लेकिन सिचुएशन अलाउ नहीं करती है, इसलिए बाबा साहब का नाम लेना है। प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं, ये होम मिनिस्टर भी लेते हैं, और सब बहुत सारे लेते हैं, लेकिन अंदरूनी जो विचारधारा है वो तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों के खिलाफ है, घटना के खिलाफ है। यस। अब आप घटना कहती है सेकुलरिज्म, लेकिन मेमनिज्म तो है एक धर्म के आधार के ऊपर घटना हो। घटना कहती है कि भाई डेमोक्रेसी हो, तो यहाँ तो वो डेमोक्रेसी है जो डिवाइन गवर्नेंस की है। हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मैं तो बायोलॉजिकली ऊपर से आया हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये डिसीजन थी अयोध्या का, मैं तो भगवान से प्रार्थना की तो वहाँ से मुझे मिला। और फिर यहाँ अब नाम के पीछे देवा लगाना शुरू हो गया। हाँ, तो ये जो है ये सारा ब्राह्मणिज्म का जो डिवाइन गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, मतलब डिवाइन पॉलिटिकल गवर्नेंस, स्टेट गवर्नर है, वो उसका है। अच्छा,
सोशलिज्म की बात ले लो, सोशलिज्म ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सरकार के पास ज़्यादातर होती है। एग्जैक्टली। यहाँ तो सारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुँह है। ये ब्राह्मणिज़्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जोर है। तो सारे जो प्रिएम्बल के प्रिंसिपल है वो ब्राह्मणिज़्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है। एग्जैक्टली। तो ये जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया वो स्वाभाविक था और मेरा ख्याल है वो चलता रहेगा और जो जब संधि मिलेगी तो करते रहेंगे। बिल्कुल। जैसे सर ने कहा कि एक बहुत पर्पसली सारी बातें की गई है और जिनको ये घटना के जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स मान्य नहीं थे, वो लोग आज जानबूझकर इस तरह से क्रिएट करते हैं एक, जैसे सर ने कहा कि एक धार्मिक डिवाइन पॉलिटिकल अप्रोच जो है इसके माध्यम से हमें नज़र आता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो सर हुई है कि परभणी में जो इंसिडेंस हुआ, वहाँ प्रिएम्बल के साथ में उसको डैमेज किया गया। उसके बाद में प्रोटेस्ट भी हुए काफ़ी। प्रोटेस्ट होने के बाद में एक नेचुरल होता है कि प्रोटेस्ट होते थे। लेकिन जिस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ और ये तो कोई बहुत संगीन कोई आरोप नहीं थे। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोई संगीनता से किसी को डैमेज नहीं किया। लेकिन जिस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, कॉम्बिंग ऑपरेशन में भी होता है कि जिसको आपको अरेस्ट करना है, आप उसको अरेस्ट लेकर के जाओ। लेकिन वहाँ पे बड़े पैमाने पे पिटाई हुई, वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुए, उसमें दिख रहा है कि पुलिस बहुत अ, ज़्यादती कर रही है। इवन महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, उन्हें मारा गया, बुज़ुर्ग थे, उन्हें मारा गया। तो कॉम्बिंग के नाम से बड़े पैमाने पे एट्रोसिटीज़ पुलिस के द्वारा ही की गई और एक वडार समाज का संतोष सूर्यवंशी जो एलएलबी पढ़ रहा था, जो प्रोटेस्ट में शामिल था, वहाँ पर भी वो पढ़ाई कर रहा था। उसकी पीसीआर में उसका जो है हत्या हुई, मतलब उसका मृत्यु हुआ। बाद में सब पता चला पोस्टमार्टम में कि तो काफ़ी मारा गया, उसकी वजह से उस वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो एक नौजवान को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो जिस तरह से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से शायद लगता है कि ये सारी घटनाएँ हुई। एक नेता का भी स्टेटमेंट आया कि मराठा मिस्क्रेंट्स, इस तरह का जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया गया। तो कहीं न कहीं 2 समुदाय को आपस में लड़ाने की साजिश थी। आप क्या मानते हैं? इसमें ये है कि जो हमारे होम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा उसकी यहाँ लिंकेजेस है। अच्छा। क्योंकि ये जो ब्राह्मणिज़्म की आइडिया है या राष्ट्र जो है धर्म के आधार पे होना चाहिए, ये लोगों में उन्होंने फैला दी है। राइट, हाँ। तो जो 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 कांग्रेस की ट्रेडिशन रही कि भी सेकुलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, ये जो धारणा है इसको बदल के लगातार धर्म के आधार पे राज्य होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए। ये बोल विचारों में इससे भी व्यक्त हुआ है और प्रैक्टिस में भी बहुत जगह ये लाया गया है। तो वो जो लड़का वो का गया और कॉन्स्टिट्यूशन को उसने डैमेज करने की की है किया है, वो उसी का शिकार है, विचारधारा का शिकार है। एग्ज़ैक्टली। वो मेंटली इम्बैलेंस है वगैरह तो वो तो स्टोरी बनाई हुई हाँ, है। स्टोरी बनी। और आपको पता भी है कि उसी दिन वो मार्च निकाला था बांग्लादेश में जो मुस्लिम के साथ हिंदुओं के हिंदुत्व साथ जो जो कुछ हो रहा था और उसी में वो पार्टिसिपेट था और बहुत सारे लोग कहे कि वो एक इसका एक बैकग्राउंड है। तो मैं समझता हूँ कि जो जो उस लड़के ने किया है, जो उस व्यक्ति ने किया है, वो उसी का आधार है, उसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है, एग्ज़ैक्टली। और जो एक एक तरीके से द्वेष और नेगेटिव एटीट्यूड कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ा किया है, उसका वो प्रतीक है। उसको चलते बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, उसमें ये एक इंसिडेंसेस है नहीं। लेकिन इसके सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपने कही है, कि ये जो है, वहाँ जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ और फाइनली इसमें जो डेथ हुई है, उसमें प्रशासन का रोल है। हुँ। अभी ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में एट्रोसिटीज़ हो नहीं रही है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक दे दूँ कि 2001 से लेके 25 तक यदि हम 24 तक ये आंकड़े ले लें क्राइम अगेंस्ट दलित, तो लगभग ये से हम देखते हैं कि 32,853 केसेस दलितों ने रजिस्टर की है। अच्छा। एनुअली 1341 ओके। ये और एनुअल बेसिस पे एट्रोसिटी चलती है। लेकिन हम ये भी ले लें कि जो केसेस एट्रोसिटी एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, पुराना अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट में की है, उसका नंबर भी अरे लगभग 16,000 केसेस है और हर साल 640 केसेस होती रहती। तो ये एट्रोसिटीज़ एक प्रोग्रेसिव राज्य होने के बावजूद भी यहाँ चल रही है। लेकिन ये आपने जैसे कहा ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें इंडिविजुअल ने किसी ने एट्रोसिटी नहीं की, ये प्रशासन ने की है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया है
और उस बच्चे पिटाई की है वो वो उसको पिटाई करके उसकी डेथ हुई है। इसके बारे में आपको मैं बताऊँ कि मैंने इसके ऊपर काम किया है। हुँ, जब एक 7-8 साल पहले मराठा कम्युनिटी ने मराठा और कुन्नी कम्युनिटी ने कहा था कि यदि कोई दलित केस रजिस्टर करता है तो और फ़ॉल्स केस रजिस्टर करता है तो उसके खिलाफ एक्ट में प्रोविज़न होनी चाहिए एक्शन की। तो उसको उस इश्यू को मैंने लेके थोड़ा-सा एग्ज़ामिन किया तो उसमें हमने पाया है कि महाराष्ट्र में जो है जितने 100% केसेस शेड्यूल कास्ट जो रजिस्टर करते हैं, एफआईआर करते हैं उसके सिर्फ़ 5% को पनिशमेंट मिलती है अच्छा, और 95% फ्री होते हैं। ओह! और ये रेशियो यदि आप देखेंगे यूपी में 30% है और राज्य में और भी ज़्यादा है और महाराष्ट्र लेवल पे लगभग 25% है। तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट क्यों है? इसका कारण ये है कि जो जो प्रशासन है, उस प्रशासन में जातिवादी टेंडेंसीज़ हैं हाँ, बिल्कुल। और उसमें से पुलिस और वो स पुलिस को सपोर्ट करने वाला जो प्रशासन है, उसमें ये जातिवादी प्रवृत्ति आती है जब भी केस ये हो जाती है। उसमें हमने ये पाया, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जब केस फाइल होती है, तो सारे रूल्स जो है उसको वायलेट करते हैं, हुँ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। हाँ, एक तो लेट केस रजिस्टर करना, राइट, दूसरी बात है जिस जो अक्यूज़्ड है, जिसके अगेंस्ट में वो केस की जा रही, उसकी डिलिबरेटली कास्ट नहीं देना। क्योंकि एट्रॉसिटी एक्ट में अक्यूज़ जो है वो हाई कास्ट होना चाहिए और विक्टिम जो है वो शेड्यूल कास्ट होना चाहिए। राइट, तो डिलिबरेटली बहुत सारे केस में ये करते हैं। दूसरा ऑफिसर वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक का हो तो डिलिबरेटली नीचे वाले को भेजेंगे। हुँ, और केस को रजिस्टर भी करना है तो ऐसी आर्टिकल में करेंगे जिसकी पनिशमेंट कम है। तो ये बहुत सारी कमियाँ ये रखी जाती है जब एफआईआर फाइल होता है और इसका असर ये हुआ है मैं आपको बताऊँ, जो मैंने 3-4 स्टडियो को लेके काम किया है उससे ये हुआ है कि जब ये न्यायाधीश के सामने जाती है तो वो लीगल ग्राउंड पे उसको बर्खास्त कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली, और इतना ही नहीं है जो ये कुछ स्टडी यही पाए वो उसमें देखा गया है कि वो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो हाँ, उस अक्यूज के खिलाफ अक्यूज के सपोर्ट कर रहा है उसको बताई भी जाती है। हाँ, तो इसलिए ये जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रशासन का जातिवादी रोल अपने जाति के लोगों को सपोर्ट करने सपोर्ट के लिए करने के लिए। बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं ये 3-4 स्टडी के बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर ये भी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जो है, इसकी जो स्टैंडिंग कमिटी होती है, जिसको स्थायी समिति कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की उसकी जो 9वीं कमिटी है उसने ये बिल्कुल यही पाया है, उनका ये कहना है, हुँ, मैं उनके वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि विलफुल नेग्लिजेंस ओके, स्वेच्छा से नेग्लिजेंट आप करते हो उसमें हाँ, और तमाम सारी कमियाँ उसमें रखते हो, हुँ, इसके वजह से जो है वो केस से कन्विक्शन होता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन का रोल जातिवादी और एंटी दलित होता है, सूर्यवंशी के केस में, हुँ, कूमिंग ऑपरेशन में ये और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, जो यही जो रोल जो प्रशासन जातिवादी है वो अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। करता है, बिल्कुल। तो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन होता है, ये बहुत कास्टिस्ट माइंडसेट का होता है और यही कास्टिस्ट माइंडसेट हमने परभनी के भी केस में देखा कि किस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और किस तरह से लोगों को मारा गया, पीटा गया, एक व्यक्ति की जो है उसमें उसकी हत्या भी हो गई। तो बहरहाल जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक भारत में एक नैरेटिव चल रहा था, एक मुस्लिमों के खिलाफ में बात करो, अभी वो बड़े पैमाने पे दलितों के संदर्भ में भी आया है। हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज है यादव, उन्होंने एक हिंदू महासभा के एक प्रोग्राम में डायरेक्ट कठमुल्लाए शब्द किया और ये भी कहा कि इस देश में बहुसंख्यकवाद चलेगा। तो एक तरह से ओबीसी के कंधों पे बंदूक रख के जैसा परभनी में हुआ, वहाँ पर भी एक ओबीसी के कंधे पे बंदूक रख के जो है, उनकी बातें जो ब्राह्मणिज़्म की बातें हैं वो कही कही जा रही है। आप कैसा देखते हैं कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति होनी चाहिए या सभी सभी लोगों का साथ में लेके जाने का जो मंत्री शपथ लेते हैं, उस तरह की बात होनी चाहिए? नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल बताया। ये तो ये तो विचार तो प्रमोट किया जा रहा है ना हुँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन का आधार हिंदू होना चाहिए, इसलिए कि 70% जो है वो हिंदू है और हम मेजॉरिटी में हैं तो
घटना भी उसी कल्चर पे बेस होनी चाहिए जो मेजॉरिटी की है, राइट। और मेजॉरिटी का फिर राज्य होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो डेमोक्रेसी है, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी पे बेस नहीं कर रहे हो, हाँ। या मेजॉरिटी पार्टी जो होती है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिसी पे बेस्ड होती है और वोट मांगती है, उस पे नहीं कह रहे हो आप। ये कह रहे हो कि धर्म के नाम पर, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, वो राइट हो रॉन्ग हो, कैसे भी उनकी आइडियोलॉजी हो, पॉलिसीज हो, उसको चुन के लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है मेजॉरिटेरियन रूल जो है वो कम्युनल रूल है, रिलीजियस रूल है, उसकी वो बात कर रहे हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं, उसमें कोई, मेरा ख्याल है वो छुपाने वाली वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है, ये बहुत ही डेंजरस और बहुत गंभीर भी समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व में जो 1946 में लिखी, ये जो समस्या है, इसका ज़िक्र किया और उन्होंने बताया कि ये धोखा है, हुँ। ये डेंजर है। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसको सत्ता दी जाती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो ब्रिटिश का मॉडल है पॉलिटिकल पार्टी का, ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी और पॉलिसी के चुन पे आती है। यदि वो काम नहीं करती तो निकाली जाती है। लेकिन कम्युनल मेजॉरिटी वो है, वो धर्म की स्ट्रेंथ पे और जाति के स्ट्रेंथ पे है। उसमें पॉलिसी कुछ भी हो, लेकिन सत्ता जो है वो उनको मिलती है जो मेजॉरिटी में है। राइट। तो ये जो है, ये डिमांड की जा रही है और इसके लिए कोशिश भी की जा रही है, जो मेरा ख़्याल है सारासार डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना है। अब आपने देखा होगा कि कैबिनेट में वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वन का। नेशन वाला है, वो इसमें ले लिया है, सपोर्ट नहीं मिला तो जेपी के सामने भेज दिया। लेकिन उसके सामने बहुत सारा डिस्कशन देखा हो, लेकिन उनको उसका एंगुलर जो सही मतलब है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक नेशन, एक इलेक्शन हो, तो रिलीजन का कार्ड आप एक साथ प्ले कर एक साथ सकते हो प्ले कर सकते हो, एग्ज़ैक्टली। और कंसोलिडेशन कर सकते हो हिंदुओं का। एग्ज़ैक्टली। तो उसके पीछे ये पर्पज़ है और कोई पर्पज़ वही पर्पस। एक्सपेंडिचर कम करने का या और कुछ करने का नहीं है। तो ये सारी ये सारा जो है वही है कि रिलीजियस बेस कॉन्स्टिट्यूशन को और स्टेट गवर्नेंस को देने की ये बात हो रही है। हुँ। एक मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा है कि रिलिजन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन को और पूरे गवर्नेंस को देने की कोशिश हो रही है। अब ऐसे सिचुएशन में जब जहाँ पे केंद्र की सत्ता भी एक विशिष्ट धर्म के मानने वाले लोगों के हाथ में है, महाराष्ट्र भी वही लोगों के पास में पावर है। ऐसे में इस देश के जो बहुजन समाज के या अन्य भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनकी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि किस तरह से एट्रोसिटीज़ को रोकना चाहिए? किस तरह से सरकार के साथ भी संघर्ष करना चाहिए और किस तरह से जो सेक्युलर नेशन के आइडिया है उसको प्रमोट करना चाहिए? नहीं, सेकुलर नेशन की आइडिया जो है सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर घटना बेस्ड है, तो वो तो लागू करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके फ़ेवर में स्ट्रगल करना चाहिए और जो लोग कर रहे हैं अ वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक एट्रोसिटीज़ का सवाल है, वो एट्रोसिटी इसलिए भी हो रही है कि ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को बढ़ाया जा रहा है, पंप अप किया जा रहा है। उसका असर लोगों पे हो रहा है और एट्रोसिटी जो है वो बढ़ रही है, और मेरा मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एट्रोसिटी दलित के बारे में बढ़ेगी। उसका कारण ये है अमन कि दलित जो है वो ब्राह्मणिज़्म से सफ़र होता है, राइट। कास्ट एंड अनटचेबिलिटी से, रिलीजन से तो सफ़र होता ही है। तो इसलिए ब्राह्मणिज़्म जो है वो डायरेक्टली उनके राइट को डिनाय करता है, इसलिए दलित को तो कोई चारा नहीं है कि वो ब्राह्मणिज़्म को अपोज़ करे। ये मुस्लिम वगैरह पे जो अटैक है इनका ये है, मुस्लिम और इस्लाम, ये तो ब्राह्मणिज़्म को विरोध नहीं करता है। हुँ। तो ये जो है सामने रखा हुआ एक तरीके से एक बनाया हुआ है, लेकिन सही जो स्ट्रगल होगा, वो दलितों के साथ होगा, क्योंकि दलित ब्राह्मणिज़्म को विरोध नहीं करता है, लेकिन उसके साथ-साथ अल्टरनेटिव भी देता है। हुँ। बुद्धिज़्म के साथ अल्टरनेटिव देता है। जो बुद्धिज़्म इक्वालिटी की, रैशनैलिटी की बात करता है, जो कि ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि, और मैं समझता हूँ कि जो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं इमर्जेंस ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी बेस्ड ऑन ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, जर्मनी का मॉडल निकाल रहे हैं वगैरह-वगैरह। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा को इसमें समझ लेना चाहिए। वो ये है कि ये हिस्टोरिकली फ्रॉम लास्ट 3000 ईयर
जो ब्राह्मणिज्म पे बिलीव करते हैं, ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप, इन्होंने इसको लगातार परस्यू किया है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए कि ऋग्वेदा में पुरुष सत्ता में कास्ट सिस्टम है और रिलीजियस थॉट है, वो BC 1000 ईयर की करीब है। और यदि आप लेंगे घटना 1950 और BC, तो 2500 तो वैसे ही होते हैं। हैं? और तो 2500 साल तक जो ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप है, उन्होंने लगातार ब्राह्मणिज्म को इम्प्लीमेंट करने का और सपोर्ट करने का काम किया हुआ है। जब भी कम हुआ है तो वो पीछे रहे, लेकिन छोड़ा नहीं इसको। एंशिएंट पीरियड में भी नहीं छोड़ा, मिडिवल पीरियड में भी नहीं छोड़ा। ब्रिटिश ने जब इंडिविजुअल राइट और इक्वालिटी लाने की बात की तो उनके खिलाफ विरोध किया। तो ब्रिटिश ने फाइनली सरेंडर होके 1772 में जो लॉ लगाया, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा कि हम कास्ट को मानेंगे, कास्ट के हिसाब से चलेंगे। तो आप देखेंगे कि दलितों को जो एजुकेशन राइट है वो 1855 में मिला है। तब तक नहीं किया उन्होंने। उसी तरह राइट टू प्रॉपर्टी, एंट्री इनटू मिलिट्री बंद कर दी बाद में उन्होंने 1890 में। फिर बाबा साहब ने 1941 में मार बटालियन सेटअप की। पुलिस में एंट्री नहीं थी। तो दुनिया में ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है जो इतने साल तक, इतने स्टबन और इतने मेहनत के साथ एक कम्युनिटी परस्यू करती है। तो इसलिए ये जो अभी हो रहा है, ये एकदम से रिवाइव हो गया है। बाबा साहब ने 1944 में कहा था मद्रास में, ये तो काउंटर रिवोल्यूशन का है, ब्राह्मणिकल राइजिंग का पीरियड है, और गीता और मनुस्मृति ये 2 ग्रंथ हैं। एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। गीता और मनुस्मृति कोट की जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही स्टबन और ज़ोर से और मेहनत के साथ ये आगे लेने वाली ये इनकी पॉलिसीज़ है। इसमें दलितों ने क्या करना चाहिए? इसमें मेरा ख़्याल है दलितों में ये है कि दलित विक्टिम है और और हाई कास्ट जो है वो अक्यूज़्ड है। तो इसमें 2-3 अल्टरनेटिव है अमन, मेरे के दिमाग में। एक तो ये है कि जो हाई कास्ट है वो शिकार बन गया है ब्राह्मणिज़्म का। देखो ब्राह्मणिकल से सेक्शन तो 5% है ना, लेकिन इसका शिकार जैसे आपने कहा मराठा हो गया, कुणबी हो गया। और इसमें बड़ी शॉकिंग बात है कि मराठा और कुणबी जो खुद ब्राह्मणिज़्म के विक्टिम है, उनके भी एजुकेशन राइट नहीं थे, उनको भी ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्शन था, उनका भी सोशल स्टेटस कम है, उनके साथ भी मैरिजेस नहीं होते। ये सारा होने होने के बावजूद भी मराठा और कुणबी जो है ब्राह्मणिज़्म को सपोर्ट कर रहा है। तो पहला तो इश्यू है कि ये जो नॉन ब्राह्मीण सिविक सोसाइटी है, इनको इनका एजुकेशन कैसे किया जाए? ताकि वो जो नॉर्म्स और कस्टम जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हो, बुद्धिज़्म के आधार पे हो, और और ब्राह्मणिज़्म के विरोध में हो। तो ये पहला एजेंडा है, जो हमने किया है। बाबा साहब ने बुद्धिज़्म का कन्वर्जन किया, अभी भी हम करते हैं, लेकिन ये ज़ोरों से होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि दलितों का जो बाबा साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको वो मरीज़ को पकड़ लिया था। वो ये कहते थे कि जब तक आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, तब तक आप एट्रोसिटी से सफ़र बिल्कुल, यदि हाई कास्ट पे आप डिपेंड हो, तो वो जो कुछ करेगा वो आप सहन करोगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि भी वो इसलिए उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट की भी बात की कि हाई कास्ट से अलग अपनी बस्तियाँ बनाओ और इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड दे दो। सो ये बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, सो दैट यू कट ऑफ इकोनॉमिकली एंड ज्योग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली फ्रॉम द हाई कास्ट। अब क्योंकि वो हम असिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, असिमिलेशन हो रहा है, लेकिन फिर उसकी कॉस्ट बड़ी है, एट्रोसिटीज़ के रूप में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट कम से कम देना चाहिए, ताकि शेड्यूल कास्ट का डिपेंडेंस जो है हाई कास्ट पे कम हो। और दूसरा जो है सबसे गंभीर बात ये है कि दलित जो है ये छोटा तबका है, 15-16 परसेंट है। सभी के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती है, लेकिन वो यूनाइटेड है ही नहीं, बिखरा हुआ है काफ़ी। हाँ, और एट्रोसिटी सबके होती है। अब ये जो सूर्यवंशी है, जैसे आपने कहा वडार समाज का है वो। लेकिन ये एक बात बिल्कुल मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि एट्रोसिटी ज़्यादातर उनके ऊपर टारगेटेड होती है, जो ह्यूमन राइट की बात करती है, जो ब्राह्मणिज़्म को क्रिटिसाइज़ करती है, जो बुद्धिज़्म को प्रपोर्ट करती है, जो बाबा साहेब की विचारधारा को प्रमोट करती है। उस तबके को टारगेट किया जाता है ब्राह्मणिकल पावर ने, जो तबका उनकी विचारधारा के विरुद्ध में बात करता है। तो मुझे लगता है उसके लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है।
तो कम से कम पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती और कुछ नहीं होती तो महाराष्ट्र के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन तो हो एंटी अगेंस्ट एंटी अनटचेबिलिटी अगेंस्ट एट्रोसिटीज एंड कास्टिज्म। राइट। एक यदि ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, अपनी अपनी जगह आप रहो, सोशली आप इकट्ठा हो गए हाँ, मुद्दों पर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अमेरिका में एनडब्ल्यूसीपी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलर पीपल, 1925 में बनी थी, अब तक है वो। Okay. पॉलिटिकल पार्टी बिखर जाती है, ब्लैक इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ब्लैक के राइट में लगातार झगड़ती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऑफिस है। Right. उसी तरह जापान में बुराको लिबरेशन लीग है, 1925 में वो भी बनी थी, हाँ। वो अभी भी चल रही है। जब भी अन्याय अत्याचार होता है तो स्टेट लेवल पे इकट्ठा होते हैं, एक उनका सीनेटर भी है। तो मैं ये समझता हूँ इट इज अ हाई टाइम दैट एटलीस्ट इन महाराष्ट्र all organizations should come together and form a forum or whatever organization against atrocities, untouchability and casteism. राइट। ये नहीं है कि जब एट्रोसिटी हो तब आप जग जाओ। हाँ। तो मेरा ख्याल है वो एक सॉल्यूशन मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। जी, इसके अलावा कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो जैसे उनको उससे फ़ायदा हो, और बुद्धिज़्म तो है ही है जो एक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी पे। लिबर्टी की बात करता है। डेफिनेटली। तो सर ने कहा कि इस तरह से जो है कि एटलीस्ट एक स्टेट लेवल का एक ऐसा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो इन एट्रोसिटीज पे इकट्ठा है, तो सब लोग जो है उसके छत छाया में इकट्ठा हो जाने चाहिए। पॉलिटिकल आपकी आइडियोलॉजी अलग होती रहेगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की भी सर ने बात कही है। एक संघर्ष क्या होता है हमेशा ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म का, उसको समझाया और किस तरह से जानबूझ के पर्पसली इन सबको सामने लाया जा रहा है, इस पर भी सर ने बात रखी। मुझे लगता है कि जो अंतिम मुद्दा था कि इकट्ठा होना और एक ऐसा संगठन बनना कि जो केवल सोशली एक्टिव हो, केवल एट्रोसिटीज़ के संदर्भ में ही वो ज़्यादातर लोगों को अवेयर करे, और ये जो आने वाले समय में जो अटैक होने की संभावना है, उसको कैसे रोका जाए, इस पर सर ने बहुत गंभीरता से बात कही है। मुझे लगता है कि सर ने एक राह दिखाई है। सर, आपने एक जो राह दिखाई और जो इन मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।